नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड में। और ये एपिसोड जो चल रहे हैं, ये आपका सिलेबस डिस्कस कराया जा रहा है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक हमारी हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम पॉलिटी का सिलेबस आपको समझाएँगे, बहुत अच्छे से सिलेबस समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे-जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे आपको नोट डाउन करना है और वैसे-वैसे आपको याद करना है। देखो, आप कहते होंगे सिलेबस क्या याद करना है? सिलेबस भी याद करना है कि हाँ, ये था, ये था, ये था, ये था। ये ऐसे-ऐसे आपको याद करना है। सिलेबस आपके अगर याद ना हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस था। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में आज हम पॉलिटी को सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप स्टडी विद विकास सर चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे और इसको सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, अपने कमेंट करोगे, अपनी जो चीज़ें हैं बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे बताते हैं, कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिलेबस समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी क्लास है। इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासें पढ़ा चुका हूँ। अभी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जो इम्प्रूव करा है सिलेबस के बाद जो पढ़ाएँगे आपको हम, वो इम्प्रूव की ज़रूरत देखो इम्प्रूव की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो पहले की वीडियो थी उनसे क्वालिटी और उनसे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और हर एक सिलेबस की, हर एक सब्जेक्ट की आपके पास वीडियो आने वाली है और आप निश्चिंत होके आप अपनी पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं हम, अब देखेंगे हम सिलेबस। मैंने हिस्ट्री का करा था ना अभी, तो हिस्ट्री का सिलेबस वो मिटाया नहीं, फिर से वीडियो बना रहा हूँ। पॉलिटी, तो डाल लेंगे आप पॉलिटी, है ना। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसको पॉलिटी लिख दिया, वैसे लिख देता हूँ फिर से, इंडियन पॉलिटी, इसको हटा देते हैं, इंडियन पॉलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज करके, क्या चीज होती है। देखो सिलेबस, इसका सिलेबस का मतलब ये नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि ये चीज हम पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा सच में, जब मैं सिलेबस में इतना समझा सकता हूँ तो सोचो जब आपको पढ़ाऊंगा तो कितना समझाऊंगा। आपके आपके जो माइंड में ना एकदम से जो रटने वाला कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म कर दूंगा, याद कराऊंगा, यहाँ के यहीं याद कराऊंगा और आप याद करके जाओगे। आप वीडियो देखो और अच्छे से वीडियो देखो और सुनते चलो, सुनो और नोट डाउन करते चलो, जो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूँ वो नोट डाउन करते चलो, समझते चलो। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, है ना। तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता होती है उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट लोकतांत्रिक व्यवस्था, लिखिए आप भी साथ में, लोकतांत्रिक व्यवस्था। चलो इसको समझते हैं, लोकतांत्रिक क्या होता है। ठीक, आपके सिलेबस में दे रखा है, देखो इसमें है दो चीजें, लोक प्लस तंत्र, लोक प्लस तंत्र, या तंत्रात्मक बोल सकते हैं इसको, तंत्र। ठीक है, लोक मतलब होता है डेमो, इसको बोलते हैं डेमो, डेमो, या फिर हम इसको बोलते हैं, लोक को हम बोलते हैं पीपल, क्या बोलते हैं, पीपल। लोग को हम लोग ही लिखेंगे खाली, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और इंग्लिश मीडियम आप बताओगे, आप कमेंट करके इंग्लिश मीडियम का है, हम छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं तो बता देना, आप बताओगे। बहुत सारे बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम के, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश बहुत, मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, किस में पढ़ेंगे, इंग्लिश में। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलो तंत्र, तंत्र माने होता है सिस्टम, सिस्टम ना, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र। एक राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक थियरी देते हैं और वो बोलते हैं लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो इब्राहिम लिंकन बोलते हैं कि लोकतंत्र वही है जो लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, वही लोकतंत्र है। और वही सरकार क्या है, सबसे अच्छी मानी जाती है। कहीं भी अभी अभी के परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो लोकतांत्रिक देश कोई ही नहीं बचा है।
हम अपने आप को कहें हम लोकतांत्रिक हैं, नहीं है। अगर ठीक से देखोगे तो लोकतंत्र नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आपको देखिए दिख जाएगी तानाशाही, सरकार की तानाशाही दिख जाएगी और सरकार की तानाशाही कहीं भी दिखे वो अच्छी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में देखिए सरकार अगर तानाशाही कर रही है, हमारे द्वारा चुनी गई है, हमारे लिए चुनी गई है और हमारा ही काम करेगी। अगर वो सरकार है ऐसी तो ठीक है। अभी देखो क्या हुआ है, अब आप कहीं जाते हो बाइक से जा रहे हो, आपको पता ही नहीं, आपने कुछ गलती कर दी, तो ऑनलाइन आपका चालान आपके घर आ जाता है। फ़ोन पे आ जाता है, मैसेज आता है कि आपका चालान कट चुका है। क्या गलती थी पता ही नहीं चलता है और उसमें लिख देंगे कि ये है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं तानाशाही की ओर जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस रहती थी, पकड़ती थी, वो प्रॉपर बताती थी, हम उससे सवाल जवाब करते थे, लेकिन नहीं, आज अगर चालान कट गया तो कट गया, आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ठीक है? राशन की दुकान पे आप जाओगे तो अपनी तानाशाही करके वो राशन बाँट रहे होते हैं, तो ये कहीं न कहीं तानाशाही आ गई। हम तो कहते हैं भी इसको अच्छे से बाँटो, लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति पहले आ जाता है, उसको पहले मिल जाता है, कोई बाद में आता है, वो उसको आया, उसका रिश्तेदार उसको आके वो पहले मिल गया, है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर सरकार तो अच्छा करना चाहती है, लेकिन सरकार के द्वारा बैठाए गए अधिकारी कहीं न कहीं तानाशाही पर आ जाते हैं। इसमें सरकार को क्या है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उन अधिकारियों के प्रति कोई न कोई दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो लोकतंत्र क्या होता है, जो लोगों का हो, हम इसको समझेंगे, अच्छे से मैं बताऊँगा लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है ना? हमारी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत सारी हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, ठीक है? जहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, उसको लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कैसी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये हम समझेंगे पॉलिटी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है। गण माने भी लोग होते हैं, गण माने भी क्या होते हैं, लोग ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से अपर होते हैं। मतलब एक तो लोग हुए जो साधारण जनता हुई, लेकिन उनके ऊपर थोड़े से असाधारण जनता आ जाती है। जैसे देखो हमारा देश लोकतंत्रात्मक भी और गणतंत्रात्मक भी है। देखो प्रधानमंत्री देखोगे तो लोकतंत्र की ओर इशारा करते हुए दिख जाएंगे। जब हम राष्ट्रपति को देखते हैं तो हम ऐसा लगेगा जैसे कि हम गणतंत्र में रह रहे हैं, है ना? राष्ट्रपति हमारे डायरेक्ट चुने गए नहीं होते हैं, हम उनको इलेक्टेड नहीं करते हैं, हम उनको वोट नहीं देते हैं, लेकिन हम किसी और को वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं, है ना? प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं करते हैं, हम सांसद के लिए करते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम वोट देते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो उनका प्रमुख होता है, मंत्रियों में प्रमुख होता है, उनको ही मंत्रियों में जो प्रधान होते हैं वही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊँगा, प्रधानमंत्री क्या होता है, कैसे काम करते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, है ना? क्या होते हैं, समकक्षों में प्रथम भी बोलते हैं प्रधानमंत्री को, समकक्षों में प्रथम भी बोलते हैं। तो गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक में थोड़ा-सा अंतर होता है, लेकिन समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन इन दोनों की जगह अगर मैं लिख दूँ राजतंत्रात्मक, 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 तो राजतंत्रात्मक बहुत अच्छा नहीं होता है, हमारे देश में राजतंत्रात्मक नहीं है। अगर अपने आप को कोई राजा बना लेता है तो राजा बन गया, तो ना हम उसको चुन सकते हैं, ना उससे अपनी बात कह सकते हैं, सिर्फ उधर से आएगा, है ना? वन वे कम्युनिकेशन चलता है राजा के में। जहाँ भी राजतंत्र होता है वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन चलता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं चलता है। लोकतंत्र में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन चलता है, दोनों तरफ से, इधर से भी हम बोलेंगे, प्रधानमंत्री को से जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, हाँ, हम मीडिया के द्वारा किसी न किसी तरह से उन तक बात पहुँचाते हैं, वो फिर हमारी बातों का जवाब देते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ऐसा था, ये गलत है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो चलो ये हो गया हमारा, आपको समझना है होगा। तो राजतंत्रात्मक हम नहीं है अभी, ब्रिटेन वगैरह मिलते हैं, उसको हम देखेंगे, पॉलिटी को बहुत अच्छे समझेंगे, सच में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे समझेंगे, अभी मैं सिलेबस समझा रहा हूँ आपको कि सिलेबस में ये चीज़ें दे रखी हैं। हाँ, संविधान की व्यवस्था होगी पहला, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा गणतंत्रात्मक विशेषता, और तीसरा सर्वधर्म समाज की अवधारणा। सर्वधर्म समाज की अवधारणा। देखो एक बात और, अगर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, मतलब कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको भी अगर वीडियो देखें तो उसका उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्यों स्वागत है? क्योंकि आपको कम से कम आपका कल्चर, आपका पॉलिटी, आपका संविधान, आपकी हिस्ट्री, है ना, आपका इतिहास, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगा। आपकी ज्योग्राफी, उसको मैं आपको एक इतने इतने अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा, वाह, है ना? क्या इतने इतने इजी वे में समझाया जा रहा है, तो आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा मैं,
ऐसा नहीं कि रटने का काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आपके पास आप पढ़ भी नहीं रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन की तैयारी मत करो, लेकिन आप पढ़ो, अपने देश को जानो। ऐसे हम ऐसे वाला कॉन्सेप्ट लेके आएँगे, ओके? बाकी आप कमेंट करके बताओगे कि मैं पढ़ाऊँगा कहाँ से? मतलब पढ़ाऊँगा तो मैं मुझे पता है मैं कहाँ पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कौन-सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स पढ़ने हैं, वो आपको बताना है। आपको नोट्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, है ना? बस आपको क्या करना है, आपको मेरा साथ देना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, हाँ, सर्वधर्म। देखो, पॉलिटी में कितनी अच्छी बात की है। सर्व माने सबका, सबका, धर्म माने, धर्म जो होता है हमारा लाइफ, है ना, वे ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, है ना, जीने का तरीका। हमारा धर्म होता है जीने का तरीका। ना ही ना ही धर्म ये बताता है कि हमें कौन ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये धर्म के ठेकेदार उसको क्या कर देते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। अच्छा, जाति पे आ जाते हैं, धर्म पे आ जाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, धर्म नहीं सिखाता। हाँ, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले इसके, ये गुलसिता हमारा, है ना। हम जो फूल हैं, फूल और गुलदस्ता है, ये हमारा देश है गुलदस्ता, और हम इसके फूल हैं जो हम इस गुलदस्ते में रखे हैं और इतना अच्छा महक रहे हैं। और वही ये गुलदस्ता, जिस दिन ये गुलदस्ता टूटेगा उस दिन ये सारे फूल बिखर जाएंगे। जब ये फूल बिखरे, जब ये फूल बिखरे तब क्या, जब ये फूल बिखरे तब क्या होगा, हमारा देश, ऐसा मान लो गुलदस्ता टूटा तो सारे फूल बिखर जाएंगे। और जैसे ही आपको लगे कि बिखर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो, ये ऐसा वैसा, बुद्ध जैन, ये सब आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं देश को बांट रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, ये गुलदस्ते को तोड़ रहे हैं, इतने प्यारे गुलदस्ते को तोड़ रहे हैं। तो सर्वधर्म, सारे धर्मों का क्या करें, सम्मान करें, सारे धर्मों को एक नजर से देखें। देखो, हर धर्मों में अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं। किसी धर्म में, हिंदुओं में भी बुरे होते हैं, हिंदुओं में अच्छे भी होते हैं, मुसलमानों में बुरे होते हैं, मुसलमानों में अच्छे भी होते हैं, सिखों में अच्छे होते हैं, सिखों में बुरे भी होते हैं, बौद्धों में अच्छे होते हैं, बौद्धों में बुरे भी होते हैं, जैनों में अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, ईसाई पारसियों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हर धर्म में अपनी परिस्थिति के अनुसार आदमी ढल जाता है ना। जैसा उसका परिवेश मिलेगा, जैसे उसकी संगत मिलेगी, संगत मानकर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलो, बाकी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी की भावनाएं आहत हों, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। हमेशा कोशिश करो कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। अगर आपके कहने से, आपके अच्छे विचारों से लोगों की भावना आहत हो रही है, तो इसका मतलब गलती आप में नहीं है, आप गलत नहीं हो, गलत वो है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है ना। उसका उसका माइंड सेट और टेम्परामेंट उसका इतना अच्छा नहीं है कि वो समझे, वो पढ़े, वो इतनी अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा है। ओके, तो सर्वधर्म सम्मान की अवधारणा कहाँ थी, हमारे संविधान बताता है कि सब धर्मों का क्या करें, सम्मान करें। किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। सर्वधर्म सम्मान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सहयोगी संघवाद। उसके क्या बात, चौथा पॉइंट, सहयोगी सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघवाद। देखो, सहयोगी क्या होता है, सहयोगी, सहयोग करना, है ना। सहयोग करना मतलब साथ में क्या करना, सब लोगों को साथ में मिलकर चलना, सबका सहयोग करना, सबका साथ देना, इस तरह से। संघवाद क्या होता है, संघ बनाना, यूनिटी बनाना, है ना, यूनिटी बनाना, यूनाइट रखना, ये चीजें होती है हमारा सहयोगी संघवाद। सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए। देखो कितनी अच्छी, कितना प्यारा सिलेबस दे रखा है यार, बहुत मतलब एकदम से, जिसने भी सिलेबस बनाया ना आपका उत्तराखंड यूपीएसएससी का, बहुत प्यारा सिलेबस बताया है। इतना अच्छा सिलेबस बताया है कि आपका, कि मजा आ जाएगा, कि आप पढ़ोगे ना इसको, समझोगे, समझ के फिर पढ़ोगे, क्या ये इतना इतना अच्छा सिलेबस है, इतना अच्छा सिलेबस। ये तो हमारे आसपास होता ही रहता है, बस हमें इसकी इसकी थ्योरी जानने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी थ्योरी जान लोगे ना, और आराम से क्वेश्चन बनाओगे। तो ये सारी चीजें आपके कहाँ है, आपके एसएससी के सिलेबस में, यूकेएसएससी के सिलेबस में, उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले सिलेबस में, है ना। अब उसके बाद हमारा एक चीज आती है, मौलिक अधिकारों का समावेश। क्या आता है, मौलिक अधिकारों का समावेश, मौलिक अधिकारों का समावेश, समावेश। देखो, हमारे पास फंडामेंटल राइट तो थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। भाई राइट क्या, मजे ले रहे हो तुम अपने, हाँ ठीक है, मजे ले रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी भी तो है, तुम्हारी ड्यूटी पे हम तुम्हें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। आप, ठीक है, आपका मौलिक अधिकार है हमारी धरोहर को देखना,
हमारी जितनी भी धरोहर है आप उनको देखने का आपके पास मौलिक अधिकार है। आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ड्यूटी क्या है तुम्हारी? उस धरोहर की रक्षा करना। कौन करेगा? आप करोगे, है ना? तन से कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से भी करेंगे, है ना? ठीक। तो ये चीज़ है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होती है हमारी ड्यूटी। कितने मौलिक हमारे मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार, ठीक है। ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट का समावेशन। अब सांस लेने का देखो, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, ये सारे अधिकार हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ आते हैं? मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज पहले आते हैं, जो कहाँ से हैं? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे मौलिक अधिकार बड़े अच्छे समझेंगे। आर्टिकल 12 में आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे करके सारे आर्टिकल बड़े क्रम से पढ़ेंगे, उनको समझाता चलूंगा। अच्छा, आर्टिकल 12 ये कहता है, आर्टिकल 13 क्या 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 आता है? आर्टिकल 13 एकदम से ढक लेता है, आच्छादन का सिद्धांत देता है। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो हमारे इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो सारी चीजें हम समझेंगे, मौलिक अधिकारों की परिभाषा देखेंगे हम, है ना? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम मौलिक अधिकारों का समावेशन हो गया। अब इसके बाद हमारा पहला टॉपिक आएगा मौलिक अधिकारों की अवधारणा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मौलिक संविधान की विशेषताएं हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपने उतार लिया होगा, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ मैं। राइटिंग समझ में आ रहा होगा, राइटिंग इतना अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन समझ में आ रहा होगा। चलो, दूसरा होगा हमारा मौलिक अधिकारों का समावेशन। क्या रहेगा? मौलिक अधिकारों का समावेशन या मौलिक अधिकारों की अवधारणा। मौलिक अधिकारों में कभी संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी चीज हम देखेंगे। मौलिक अधिकारों में कभी संशोधन हुआ या नहीं हुआ, मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं या नहीं जोड़े गए हैं। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 हम समझेंगे, बहुत अच्छे से आर्टिकल 21 को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 में कई बार संशोधन हो चुका है, बहुत सारी चीजें जुड़ गई। ऐसा माना जाता है जो जीवित आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 को माना जाता है। ठीक है, एक आर्टिकल 32 भी आपको समझ में आता होगा। आर्टिकल 32 में क्या दे रखा है? ठीक है, ओके। चलो, तो हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की अवधारणा। इसमें है समानता। सबसे पहले देखेंगे हम समानता। समानता, समानता क्या होता है? सबको समान मानना, सबको समान मानना। समान समानता, जो सबको बराबर समझे। ऐसा ना हो कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई असमान है, कोई छूत है, कोई अछूत है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। तो इस चीज को हम देखेंगे कि समानता, सब में क्या होनी चाहिए? समानता। आर्टिकल 14 कहता है ना, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। तो ये चीज कौन कहता है? आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 14। तो इस चीज को हम देखेंगे, है ना? इसमें समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार से एक एक चीजों को देखेंगे। स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है। अब हम समानता में देखेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। देखो, संविधान को पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ेगा नहीं वो अच्छा ही मानेगा, है ना? बुरा भी मानेगा। उसको जैसी उसको उसका परिवेश होगा, जैसे उसके साथ उसके आसपास के लोग होंगे, जैसा उसको बता देंगे वैसा वो मान लेगा। तो संविधान को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर समझोगे तभी पता चलेगा। हम देखेंगे यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता कितने से कितने से? 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए आ जाता है आर्टिकल, अल्पसंख्यकों की बात करता है। तो समानता में स्वतंत्रता देखेंगे जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता होगी, है ना? शोषण के विरुद्ध हो गया, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, शोषण, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। देखो, शोषण के विरुद्ध का मतलब क्या होता है? शोषण आर्टिकल जो बताता है हमें, एक तो आपको पढ़ा होगा 23 और आपने पढ़ा होगा 24। ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल हैं वो किसके विरुद्ध होते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, है ना? अब जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, अब इसको लागू करने के लिए क्या आएगा? देखो, समझ आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा समानता है, स्वतंत्रता है, समानता देखेंगे, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कौन कौन से हैं, है ना? उसके बाद हम जैसे आगे चलते हैं तो भैया उपचार भी करने हैं। तो आर्टिकल 32 आ जाता है। कौन सा आ जाता है? आर्टिकल 32, है ना? क्या आ जाता है? संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था, वह उसका महत्व क्या आएगा? संवैधानिक, धार्मिक
संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व हाँ, अब देखो संवैधानिक उपचार क्या होता है। संवैधानिक उपचारों को आर्टिकल 32 में रखा गया है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों को क्या कहते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हार्ड एंड सोल, है ना। मौलिक अधिकारों का अगर उपचार ना हो तो क्या होगा, पूरे के पूरे मौलिक अधिकार खत्म है। आर्टिकल 32 के तहत कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और एक आर्टिकल 32 है और 226 है, 226 के तहत हाई कोर्ट में जाओगे और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये बड़े अच्छे से समझना है, आप समझेंगे ना। ये सारी चीजें आप देखेंगे आगे चल के आपका सिलेबस में। चलो नेक्स्ट देखेंगे, आपका सिलेबस ही खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा। सिलेबस डिस्कस हो जाएगा ना एक बार, उसके बाद तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, उसका ये चीजें हमारे कहाँ दी गई है? पॉलिटी में। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, पहला था संविधान की विशेषता क्या क्या थी। लोकतंत्र था, गणतंत्र था, राजतंत्र था, क्या था ना, वो सारी चीजें देख लेंगे। मौलिक अधिकारों की अवधारणा देखी, हमने समानता देखा, समानता में स्वतंत्रता, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद संवैधानिक उपचार की व्यवस्था और उसके बाद उसका महत्व, संवैधानिक उपचारों का महत्व। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य, क्या देखेंगे? मौलिक कर्तव्य। तीसरा तीसरा पॉलिटी में तीसरा पॉइंट पड़ेगा, बनेगा हमारा मौलिक कर्तव्य। अच्छे से समझेंगे, बहुत बढ़िया करके। और अभी तक सिलेबस मैंने हिस्ट्री का सिलेबस करा चुका हूँ, हिस्ट्री का सिलेबस पूरा अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया मैंने आपको। अब हमारा कौन सा चल रहा है? अभी हम पॉलिटी का डिस्कस कर रहे हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करोगे, मेरा हौसला अफजाई करोगे, मुझे आगे बढ़ाने की पढ़ाने में आप मेरा सहयोग करोगे। और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ मैं, है ना। मैं यहाँ पर बहुत सीरियस वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब हम सिलेबस चलाएंगे उसमें थोड़े से हम हर चीज़ पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, हम हंसी मजाक भी करेंगे, अच्छे से लेके चलेंगे हर चीज़ को। ऐसा नहीं होगा कि आप आए और मैं मतलब बस मजाक ही मजाक कर रहा हूँ। अभी सिलेबस है, सिलेबस को सबसे ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। सिलेबस के बाद आप पढ़ते चलेंगे तो अब अगर सीरियस भी नहीं होंगे ना, हंसी मजाक कर रहे हो बीच में, तो कोई बात नहीं, मैं भी करता रहूँगा। हम तब जाके हम शायद हो सकता है कि आपको जब पढ़ाऊँ तो मैं क्या करूँगा, आपको लाइव पढ़ाऊँ ताकि आपके कमेंट दिखाई दें और मजे आराम से आपके कमेंटों का जवाब दूँ और अच्छे से साथ में आप बैठ के पढ़ें। आप मैं पढ़ाऊँ, आप आराम से बैठ के पढ़ो। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज। अब भैया ड्यूटीज तो है, तो अब आपकी मौलिक अधिकार तो ले लिए, लेकिन ड्यूटीज भी तो है, ड्यूटीज भी देनी पड़ेगी भैया। ड्यूटीज आपको अपना कर्तव्य भी तो निभाना है। तो कर्तव्य में जैसे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों, देखिए इसमें लिखेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्या है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, है ना। कर्तव्य, अच्छा कर्तव्यों का महत्व देखेंगे, कर्तव्यों का महत्व समझेंगे हम। महत्व क्या होता है कर्तव्यों का? महत्व क्यों है? जब हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ही हमने क्या डाले थे? मौलिक कर्तव्यों को डाला। और मौलिक कर्तव्य क्या क्या बात कहते हैं, कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य? पहले स्टार्टिंग में हमारे 10 हुआ करते थे, बाद में एक और डाल दिया था 11वां मौलिक कर्तव्य। इन सारे कर्तव्यों को याद करेंगे, बहुत प्यार से याद करेंगे। अब सारे के सारे मौलिक कर्तव्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तब जब देश की बात आती है। आप आर्मी में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर देश को जरूरत पड़ती है आपके सहयोग की तो आपको बुला लिया जाएगा, क्योंकि आपकी ड्यूटीज है। कहीं भी कोई भी दंगा फसाद होता है, आपको अगर बुलाया जाता है तो आप जाओगे उसको बचाने के लिए। कोई इमारत ढह जाती है और सरकार अपील करती है कि आपका मौलिक कर्तव्य याद दिलाती है कि उस इमारत में फंसे लोगों की हेल्प करिए, तो आपका मौलिक कर्तव्य। कोई आदमी आपके सामने बाढ़ में बहता जा रहा है तो आपका मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि उसको बचाइए। ऐसा नहीं कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दो, लेकिन आपका जितना अथासंभव प्रयास कर सकते हो, यथासंभव प्रयास करो, वहां पर जितना हो सकता है आप प्रयास करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने मौलिक कर्तव्य नहीं माने तो आपको दंड दिया जाएगा, लेकिन हाँ, दंडात्मक भी हो सकते हैं। जैसे आपने
ताजमहल पे गए और तनु बैट्स मनु लिख दिया कि मैं तनु हूँ और मेरी मनु है और हमारी लव स्टोरी है, बढ़िया करके आपने लिख दिया, क्योंकि वो एक कैसी धरोहर है, वो हमारी एक विरासत है ना? यूनेस्को में भी शामिल है वो, है ना? ताजमहल यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था? अब उसकी डेट बताएँगे। यूनेस्को की नेशनल पार्क, हमारे नेशनल पार्क छोड़ो, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था वो डेट बताओ आप, है ना? तो इन सारी चीज़ों का अगर आप वहाँ पर पुलिस देख लेती आपको, या सीआईएसएफ वाला देख ला, या कोई भी देखता है जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपको तोड़ सकता है। क्योंकि आप कहीं न कहीं विश्व धरोहर का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, है ना? इन चीज़ों को देखकर तो ये आपकी मौलिक कर्तव्य है कि आप अपनी धरोहर का, अपनी ट्रेन का, अपनी बसों का, जो सरकारी चीज़ें हैं, उनकी क्या करोगे? रक्षा करोगे। ये आपका कर्तव्य है। महत्व भी है, तो आपके ये कर्तव्य है। मौलिक अधिकार मिल चुके हैं ना आपको, तो आपको कर्तव्य भी आपका उसका निर्वहन करना पड़ेगा। उसके बाद सामाजिक सामाजिक सहकार, नेक्स्ट महत्व हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सहकार में वैज्ञानिक सोच का विकास। सामाजिक सहकार सहकार व वैज्ञानिक वैज्ञानिक सोच सोच का विकास। समझेंगे हम, ये भी चीज समझेंगे। देखो, सामाजिक सहकार, समाज में सामंजस्य बना के रखना है, समाज को तोड़ने की बात नहीं करनी है, समाज को इकट्ठा लेके बात करनी है। समाज हमेशा इकट्ठा रहे, समाज बटे ना, उस चीज की बात करती है, इसको कहते हैं सहकार। वैज्ञानिक सोच, अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आप चले गए और किसी ने आपको करके और दे दिया, ले भैया ले जा कुड़िया, ठीक हो जाएगा, है ना? वैज्ञानिक टेम्परामेंट लाना है हमें अपने वहाँ पे, ना कि हमें देखो, आस्था अपनी जगह है, आस्था अगर किसी को ठेस पहुंचे तो बता देना, उसके लिए मैं पहले से माफी मांग रहा हूँ। कहीं भी चले गए, उस पे माता आ रही हैं, उस पे ये आ रहे हैं, वो वहाँ से कूद रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है ना? उसने पत्ता तोड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इन चीज़ों को छोड़कर अभी देखो हमारी कितनी बेइज्जती हुई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जापान से सॉरी चाइना से रोबोट मंगाया, रोबोट खरीदा और एआई समिट में उसको सबमिट कर दिया कि भाई ये है हमारा कुत्ता, ये हम लेकर आए हैं डॉग। चाइना उससे फिर क्या कर रहा है? उसको एक्सपोज कर रहा है। बताओ, अच्छे लगा है? चाइना की मीडिया उसको ले रही है, स्पोक पर्सन ले रहे हैं वहाँ के, उसका फोटो लगा रहे हैं कि देखो इंडिया में इस चीज़ को प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या हम साइंटिफिक टेम्परामेंट ला रहे हैं? नहीं ला रहे। तो इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हम साइंटिफिक जो वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ाना चाहिए हमें, ना? ये हमारा मूल कर्तव्य है, ना कि हम गलत चीज़ों को प्रमोट करें। हमें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा। आस्था अपनी जगह है, हमारा उत्तराखंड देवों की भूमि माना जाता है, इसलिए हमें हमें अपने संस्कृति को भी बना के रखना है, हमें अपने देवी देवताओं को भी अपमानित नहीं करना है। उसके साथ साथ हमें पैरेलली क्या चलाना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चलाना है, क्योंकि हमें दुनिया से भी क्या करना है? कम्पीट करना है, दुनिया से भी कंपटीशन करना है, कम्पीट करना है, दुनिया के सामने भी मुंह दिखाना है। हमारी आस्था अपनी जगह है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट अपनी जगह है। आस्था हमेशा अपनी साथ रखो, अपने संस्कारों को साथ रखो, अपनी अपनी जो भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनको साथ रखो, उनकी पूजा करो, है ना? हमेशा सुबह शाम करो, लेकिन जो आपको बीच में टाइम मिल रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं अपनी सोच को वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ लेके जाओ। ये भी चीज़ हमें बढ़ानी है, ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। ये भी हमारा संविधान बोल रहा है कि वैज्ञानिक सोच को आपको बढ़ाना है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, देखो, अब पर्यावरण संरक्षण, हमारे यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदी है, नाले हैं, ग्लेशियर है, नाल है ना? नोला है ना? पोखर है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, तो इनका क्या करना पड़ा? संरक्षण करना पड़ेगा। हमारा जो पर्यावरण है उसको दूषित ना हो, हमारे पेड़ ना काटे जाएँ, पेड़ों का दोहन ना हो, हमारी नदियाँ गंदी ना हो, इस चीज़ का हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हमें बना के रखना पड़ेगा, है ना? उसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो हमारी आती है, हमारे सिलेबस में आती है, वो आती है जो फंडामेंटल राइट में ये भी कहा गया है कि नारी नारी की गरिमा का सम्मान। सबसे बड़ी बात क्या है? नारी की गरिमा का सम्मान, ये हमारा संविधान भी बोल रहा है और यही हमारा सिलेबस भी बोल रहा है। तो इस सिलेबस में देखो कितनी बड़ी बात की है, नारी की गरिमा का सम्मान। जो नारी होगी उसकी गरिमा का क्या करोगे? सम्मान करोगे। उसकी उसकी जो व्यक्तिगत सोच है ना? उसके घूमने फिरने की आज़ादी को तुम नहीं रोकोगे, है ना? उसका क्या करोगे? सम्मान करोगे। चाहे वो वर्क प्लेस हो,
चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, कहीं भी आप महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। अब इसमें हमारे सिलेबस में और क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, वो हम आगे-आगे हमको क्या करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे नारी की गरिमा का सम्मान। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते चलेंगे, तो इसमें ये भी पॉइंट है कि नारी की गरिमा का क्या करना पड़ेगा, सम्मान। ये क्या है, हमारा कर्तव्य है ना? उसके बाद एक चीज और दे रखी है, बचपन का संरक्षण। बचपन का संरक्षण, संरक्षण ना, बचपन मतलब बच्चों का संरक्षण करना है। देखो आर्टिकल 21 कहता है ना, 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होगी, है ना? तो ये माँ बापों से बोल दिया, भैया बढ़ाओगे तुम बच्चों को, अपने बच्चों को क्या करोगे, पढ़ाई कराओगे। तो ये चीज भी अब ध्यान रखनी है। तो इस चीज को भी हम देखेंगे कि बचपन का संरक्षण कैसे करना है। ये हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से दे रखा है। इस सिलेबस को जितने अच्छे से दे रखा है उतने अच्छे से हम करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, राष्ट्रीय एकता व अखंडता। राष्ट्रीय की एकता व अखंडता, व अखंडता बनाए रखेंगे। राष्ट्र की एकता, एकता क्या होता है, सारे धर्म, जैसे हमने पढ़ा ना अभी, सर्वधर्म सम्मान हमारा क्या था, विशेषता थी, सर्वधर्म सम्मान संविधान की विशेषता थी। तो ये चीजें हमें क्या करना है, इनको देखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है कि क्या होता है, क्या होता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। कोई भी ये नहीं कहेगा हमारे देश को बांट दो, हमारे देश को तोड़ दो, हमें इसको एकता बनाए रखनी है। हमें कभी नहीं कहना है कि हमें ये देश दे दो, हमें ब्राह्मण राज्य दे दो, हमें हिंदू राष्ट्र दे दो, हमें खालिस्तान दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, एकता बना रखनी है, अखंड रखना है हमें, बात टुकड़ों में नहीं तोड़ने देना है, हमें अखंड रखना है। तो यही चीज हमें समझाई जा रही है, यही चीज हमें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलो अब ये हो गया, इसको उतारो अच्छे से, समझते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा डीपीएसपी। क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी को अब हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। ठीक है, डीपीएसपी में हम देखेंगे क्या क्या कहा गया है। ये हमारा क्या है, पॉलिटी का आपका सिलेबस है और बहुत अच्छे से आप इसको याद करोगे, समझोगे और समझने के बाद ही आप क्या करोगे, अपनी पढ़ाई को आगे करोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, राज्य नीति निर्देशक तत्व। क्या देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। इनको शॉर्ट में करते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, है ना, आधारभूत अवधारणा इसकी देखेंगे हम। ठीक है, चौथा नीति अवधारणा देखेंगे, अवधारणा। ठीक है, अवधारणा। अब हम इसमें समझेंगे कि ये क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो देखेंगे, हम देखेंगे उदारवादी। क्या देखेंगे, डीपीएसपी उदारवादी, उदारवादी, गांधीवादी, गांधीवादी, गांधीवादी। थोड़ा कम समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी सिलेबस हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। शायद 2 वीडियो में आपका ये पॉलिटी पूरा खत्म होगा, एक वीडियो और लगेगी, अभी काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो टीपीएसपी समझ लेते हैं बस ऐसी, उदारवादी, गांधीवादी से मैं आप ही बताया था थोड़ी देर पहले। और उसके बाद उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। पहले हम क्या करेंगे ना, इनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि ये उदारवादी आर्टिकल है, ये गांधीवादी है, ये समाजवादी है। ठीक है, उदारवादी, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी, है ना। और उसके बाद तथा, तथा अंतरराष्ट्रीय। देखो अंतरराष्ट्रीय हम जो संधि करेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्या करेंगे, संधि करेंगे, समझौते करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण। ठीक है, जो भी चीजें होंगी हम उसको शांति से निपटाने की कोशिश करेंगे, है ना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा बना के रखेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, अस्तित्व, है ना, बनाना, यह अवधारणा, अवधारणा। ये सारी चीज हमें बहुत अच्छे समझनी है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संसद देखेंगे,
भारतीय संसद भाग 5 में आ जाती है। भाग 5 को हम देखेंगे पॉलिटी में बहुत अच्छे से, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने पॉलिटी का आधे से ज़्यादा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि गला बोल चुका है, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, 2 वीडियो बना दी, है ना? तो आप कमेंट करके बताएँगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मैंने हिस्ट्री का सिलेबस पूरा करा चुका हूँ। अब पॉलिटी का चल रहा है, पॉलिटी का हो जाएगा तो उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। अभी जल्दी मत करो किसी चीज़ की। अब सोच रहे हो कि यार क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है ना? बार-बार चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ो एक बार। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप अगर पहले देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में आगे बहुत बच्चे देखते जाएँगे तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएँगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगली वीडियो आएगी, कल हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो के बाद पॉलिटी पूरा खत्म, सारा सिलेबस ऐसे ही करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।